ये है तो बहुत पॉजिटिव के अर्थ तक बात पहुंच गई, अच्छे बंदे के पास भी है, बुरे बंदे के पास भी है। सीखने की जो है वो ये है कि भाई आप सोशल मीडिया की एक अनदेखी क्राउड के सामने है। जो मैंने सीखा है ना, वो अगर लोग समझ लें तो उनके लिए आसानी है। 20 वीडियोस डाल दी और फिर 1 साल बाद डाली तो एल्गोरिथम भी कहेगा भाईजान अल्लाह हाफिज़। डायरेक्शनलेस यूथ ना खतरा है पाकिस्तान के बच्चों को आईटी अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ा रहा है तो वो जमात इस्लामी पढ़ा रहा है। पॉलिटिकल कैंपेन जैसी चली है उसकी कोई बुनियाद नहीं। आपके लीडर के नैरेटिव से करी आपने कहा जबरदस्त भेज दो आगे। फैमिली बिलोंगिंग बंदा क्यों करता है, डेली क्यों करता है? इसलिए कि उसके पास व्यूज अच्छे आ जाएंगे। जब आप सब चीजें डालेंगे ना तब आप गलती करेंगे, ये लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये सदी इंफॉर्मेशन की सदी है और इसी सदी की एक इजाद सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपने मुख्तलिफ जो है वो राय का इजहार भी करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इसी सोशल मीडिया के हवाले से हमारे पास आज के जो मेहमान हैं वो यूट्यूबर हैं असद इजाज साहब। मुख्तलिफ सोशल इशूज़ पर पॉडकास्ट भी करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि ये जर्नी आपने जो स्टार्ट की यूट्यूब की और सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करना शुरू की, तो क्या कोई मकसद जहन में था, किस सोच के तहत आपने ये शुरू किया और कहाँ अभी अपने आप को फिर इस फील्ड के अंदर आप पाते हैं? थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने बुलाया। जहाँ तक इस जर्नी की बात है तो ये अब तो कोई 5-6 साल हो गए तकरीबन ना। और उसके अंदर प्रॉब्लम जो हमारे सामने नज़र आती थी वो ये थी कि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते थे, लेकिन या ड्राइंग रूम के अंदर डिस्कशन हो जाता था, दोस्तों में हो जाता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे दिल चाहता था कि ये ज़्यादा पब्लिक तक बात पहुंचे, ज़्यादा अवेयरनेस फैले, ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ बने, लोग सुने। और जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जब हमें करनी चाहिए तो उसको ये देखना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इम्पैक्ट अगर चंद दर्जन से बढ़कर अगर सोशल मीडिया उसको हजारों में और लाखों में ले जा सकता है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसी समझे के जहन से सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों का जैसे कहते हैं स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लिए, वॉइस ओवर्स, फिर उसके बाद फेसलेस वीडियोस की तरफ आए, फिर सोचा अच्छा नहीं हमें इससे भी बढ़ना चाहिए तो व्लॉग्स हो गए, मोनोलॉग्स हो गए, कोई पॉडकास्ट हो गए, इस सारी ये पूरी सारी जर्नी। असल में किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड की तरफ आने के लिए? तो आपने बताया कि आप चाहते थे कि लोग सुने, एक इंस्पायर भी करती है चीज़। दूसरा अपना बैकग्राउंड भी बताइएगा कि शुरू से ही मीडिया की फील्ड से हैं और उसके बाद डिजिटल मीडिया की तरफ आपने फिर रुख किया या कोई और फील्ड थी और आपने जो है ये एक कह लें कि आपकी ख्वाहिश थी कि इस काम की तरफ आप? मीडिया की फील्ड तो मेरी नहीं थी, ठीक है। और जिस चीज़ ने इंस्पायर किया वो ये था कि सोशल मीडिया ने हर एक को भी एक प्लेटफॉर्म दिया है। पहले हम ये जो हमारी जो जनरेशन है ना, जो जरा बुजुर्गी की तरफ अब जाने वाली है तो उसने देखा है टीवी के ऊपर, पीटीवी का दौर देखा है, ठीक है। पीटीवी के बाद डिजिटल जो कैसे कहते हैं प्राइवेट चैनल्स की जो है वो चीज़ देखी है। तो उस पर क्या है कि आप उससे जैसे कहते हैं कि आप कोई भी नैरेटिव होता है, कोई भी पर्सपेक्टिव होता है उसको बाय करते हैं ना। लेकिन उसके बाद आया सोशल मीडिया, फेसबुक आया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बीच में बॉयकॉट हुआ, बंद हो गया, बैन लग गया, उसके ऊपर फिर उसके बाद दोबारा शुरू हुआ। लेकिन उसने बहरहाल ये एवेन्यू खोल दिया कि अगर आपके पास चैनल की स्ट्रीम नहीं भी है, चैनल सैटेलाइट चैनल आपके पास नहीं भी है, कहीं पर आपकी जैसे कहते हैं कि आपको मौका मिलता है नहीं मिलता, या चैनल आप खोल सकते नहीं खोल सकते, तो हर एक को मौका दिया। इस चीज ने बहुत ज्यादा लोगों को इस तरफ जो है वो बुलाया कि भाई आओ ये काम तुम कर सकते हो। फिर दो तरह के इसमें कैटेगरीज बन गई। एक कैटेगरी ये बन गई कि जो कि इस तरफ आए कि इससे अपना जैसे कहते हैं खा कमा सके, मोनेटाइज करा के प्रोफेशन ले लिया, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है, करते हैं लोग, अच्छी बात है, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। दूसरी चीज ये थी, दूसरे तरह के लोग वो थे कि जिन्होंने कहा कि अच्छा ये एक चीज है, ये सेकेंडरी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है इसकी, लेकिन असल बात ये है कि ये बात पहुंचाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई लाखों तक। तो इसलिए इस चीज ने कंपेल किया कि हम इस तरफ आए। तो जब पहली बार आप कैमरे पे बैठे, आपने बताया कि मैं चाहता था कि जो हम बात उसमें ड्राइंग रूम में करते हैं वो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, तो पहली बार जब कैमरे के सामने बैठे तो कोई प्लान था, कोई मकसद था कि यार मैंने इसी मकसद के तहत
सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मुल्क के लिए बोलना है। जिस तरह मैं देखता हूँ आपकी सोशल इश्यूज पे ज्यादा वीडियोस होती हैं और आप कोशिश कर रहे होते हैं कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ अपना इनपुट दें। तो ये प्लान था पहले से कि जब मैंने इस फील्ड में एंटर होना है तो ये सारी चीजें करनी है, या ये वक्त के साथ साथ रिवॉल्व होता देखें, यही जो बात पिछले से ही कनेक्टेड है, पिछले आंसर से, कि एक तो है ना कि आप शोहरत के लिए, पैसे के लिए, किसी स्टेटस के लिए या अथॉरिटी के लिए ये करते हैं। बिल्कुल। दूसरा है कि ये चीजें तो आ ही जाएंगी, मतलब जब आप सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ेंगे तो ये कुछ परसेंटेज में मिल जाएंगी ये सारी चीजें। लेकिन असल जो जिसे कहते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर हमारे लिए था, और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी पूरी एक टीम है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कहूँ कि भाई मैं एक दिन सुबह उठा और मैंने कहा मैं दुनिया बदल दूंगा, ऐसा नहीं है। टीम होती है, जाहिर सी बात है, उसके अंदर किसी का कुछ रोल होता है, कुछ लोग कैमरे पे होते हैं, कुछ कैमरे पे नहीं होते, सारी चीजें होती हैं। तो उसमें हमारा ये था कि अब हमारे पास क्योंकि ये मौका मिल गया, तो अब हम ज्यादा बेहतर तरीके से इम्पैक्ट क्रिएटिंग एक चीज सामने लाएं और उसको करें, और उसी से फिर हमने जर्नी को हम आगे लेके चला। ठीक है, तो आप मतलब जब ये आपने ये सफर स्टार्ट किया तो सबसे ज्यादा मतलब क्या चीज आपने सीखी? मतलब आपने खुद को समझा या सिस्टम को समझा? पूरे सफर के दौरान जो लोग हैं आपके आसपास उनको समझा? मतलब इस पूरे सफर के दौरान आपने कोई चीज सीखी हो सबसे ज्यादा? यार सबसे ज्यादा चीज ये सीखी कि जितना आसान समझते हैं ना लोग इसको करना, उतना आसान है नहीं। बिल्कुल। मतलब लोग साफ सी बात है, लोग आपको और हम भी यही समझते थे, ये कोई लोगों की गलत बात नहीं है। जब आप व्यूअर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं ना कि यार ये कंटेंट बना, दो लोग बैठे हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं यार ये क्या इन्होंने मतलब किया, ये तो हम भी कर सकते हैं, दो बैठे हैं जो मर्जी आए बोल दें, क्या मसला है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। हालांकि यहीं पे मसला है सबसे ज्यादा, दो लोग बगैर तैयारी के बैठे हों और तैयारी के साथ बैठे हों, पता लग जाता है। दो लोग रिकॉर्ड बटन दबने से पहले जैसे बोल रहे हैं और रिकॉर्ड बटन दबने के बाद जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपने तौर पे बहुत अच्छी तकरीर कर सकता हूँ, 1000, 1200, 1500, 50,000 लोगों के सामने बुलवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही वो बंदा कैमरे के सामने आता है ना, उससे 4 अल्फाज बोलना मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी जर्नी के अंदर ये सीखा कि भाई ये इतना आसान चीज नहीं है, और इसको ग्रेजुअली आपने सीखा है। और ये किसी एक की बात नहीं है, आप जितने बड़े कंटेंट क्रिएटर्स उठा लें, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंटरनेशनल हो, उनका एक जर्नी होगा 5-10 साल का, तब आपको पता लगा। 5-10 साल पहले का उनका कंटेंट उठा के देख लें, उनकी बात करने की सलाहियत, उनके कैमरा के ऊपर आने की सलाहियत, उनकी एडिट, उनकी लाइट्स, उनकी साउंड क्वालिटी, जमीन आसमान का फर्क होगा। और जब आप उनके साथ बैठेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि 10 साल पहले जब हमने शुरू किया तो कैमरे के सामने जब हम 3 मिनट की वीडियो करने जाते थे तो पूरी रात लग जाती थी, 3 मिनट की वीडियो नहीं बनती थी। लेकिन अब क्या है, जब 3 मिनट है तो 3.5 मिनट में वो वीडियो निकाल के बाहर आ जाते हैं। तो वो तो अब दुनिया देख रही है कि यार क्या बोल रहा है, ओहो क्या बात है, क्या ऑडियो क्वालिटी, क्या वीडियो क्वालिटी, क्या कंटेंट पे क्या जबरदस्त। हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो जब हम भी करते हैं, पहले होते हैं ना, उतरते हैं तो फिर पता लग जाता है। फिर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सीखने की जो है वो ये है कि भाई आप जब इस फील्ड में उतरेंगे ना तो आप सोशल मीडिया की एक अनदेखी क्राउड के सामने हैं। आप जब बोल रहे होते हैं तो आपको पता लग जाता है यार ये किस तरह की जेंट्री है, किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस मर्द हैं या खवातीन हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं या बुजुर्ग हैं। बिल्कुल कराची के अंदर हो रहा है, फैसलाबाद के अंदर हो रहा है, कराची के भी किस इलाके, सब चीजें आपको पता होती है। कैमरे के सामने जब आप जाते हैं ना तो आपको ये नहीं पता होता ये कहां तक जाना है। कुछ वीडियोस हमारी ऐसी हैं जो कि हमने फलस्तीन के इशू पे बनाई तो उस पर कमेंट्स फलस्तीन की पट्टी से आए, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, यहूदियों के भी। कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि हमने बनाया पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन कमेंट्स आए इंडिया से। तो आपको नहीं पता होता कि आपका क्राउड क्या है, फिर वो हर तरह का फीडबैक देता है। हाँ। उसके लिए क्या करना होता है, मोटी खाल करनी होती है। हर फीडबैक के ऊपर आपको परेशान नहीं होना होता, वरना आप एक फीडबैक के ऊपर परेशान हो गए तो बस आप गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मतलब आप उसके अंदर उसी के जवाब में चले। हाँ, उससे सीखें जरूर, उसने कमेंट दिया उसको वैल्यू करें, लेकिन वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि उसको जवाब भी दें। जहाँ जवाब देना जरूरी है, अच्छी बात है, देना चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा नहीं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं तो फीडबैक आएगा, और फीडबैक हर तरह का आएगा। वही फीडबैक आपके कंटेंट को इम्प्रूव भी करेगा और वही फीडबैक आपके कंटेंट को खराब भी कर सकता है अगर आपने उसको इवेल्युएट सही से नहीं किया। आपने कहा यार बड़ा जबरदस्त उसने फीडबैक दिया, जरा देखूं, तो जब आपने चेक किया आपने कहा नहीं वो गलत फीडबैक दे रहा था। तो ये आपको रियलिटी चेक करनी होती है। ये पूरी लर्निंग्स है
बहुत सारी हैं, लेकिन ये टॉप ऑफ द लाइन लर्निंग्स है। आपने बताया कि यूट्यूब आया, फेसबुक, अब बड़ा सोशल मीडिया का जो है ना दौर है, और इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो गई है, हर तरफ से आ रही है। कुछ इवेंट्स जो पास में हुए हैं, अभी पाक भारत जंग हुई, ईरान इसराइल एक तरीके से वॉर हुई, गजा का फलस्तीन का मामला हुआ, मुल्क के अंदर भी अगर हम लोकल इश्यूज भी देख लें, आप क्या समझते हैं? मतलब ये इतने सारे चैनल्स, फेसबुक पे इतनी सारी लोगों की, हर बंदा अपना एक फलसफा कह लें या अपनी एक राय दे रहा है, तो इस सोशल मीडिया ने अवेयरनेस बढ़ाई है या कंफ्यूजन ज्यादा पैदा कर दिया माशरों के अंदर? देखें, हर तरफ ना एक इंफॉर्मेशन का सैलाब है, बिल्कुल ऐसा ही, उसी में करेक्ट इंफॉर्मेशन भी है, उसी के अंदर फेक भी है, सारी चीजें, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले चंद अखबार, चंद चैनल्स होते थे, ठीक है, चंद इवेंट्स होते थे शहर के अंदर, चंद किताबें आप पढ़ लेते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो 10 सेकंड और 15 सेकंड की रील्स आपका नैरेटिव बना रही होती, तो उसके अंदर ये है तो बहुत पॉजिटिव के अर्थ तक बात पहुंच गई, लेकिन भाई हर एक के पास में दस्तयाब है ना, अच्छे बंदे के पास भी है, बुरे बंदे के पास भी है, तो उसने इम्पैक्ट तो हर जगह क्रिएट किया। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर लें, अमेरिका के अंदर हर चौथा फर्द, सर्वे जो बता रहे हैं वो ये है कि वो उस तंजीम को लाइक करता है अब जिसको 7 अक्टूबर 2023 से पहले लोग कहते थे कि ये इन्होंने कब्जा किया हुआ वहां के ऊपर। मैं उस तंजीम का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आपका कंटेंट फ्लैग हो जाए, ठीक है, व्यूअर भी समझ गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये चीज नजर आ गई, सोशल मीडिया पहली वॉर है, पहला कॉन्फ्लिक्ट है जो जीरो डिस्टेंस पर देखा गया, वरना आप इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान के बराबर में जंग हो रही थी अफगानिस्तान की, उसके ऊपर चीख चीख कर मौलवी हजरात और दीनी जमातें, मजहबी जमातें कहती थी कि बाइकआउट करो। अमेरिका आया हुआ बराबर में, अमेरिका हमारे कबाइल के अंदर हमारे आया हुआ, कितने लोगों ने बॉयकॉट किया था? नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं पहुंच रही थी, हर मिनट की चीज नहीं आ रही थी, एक अंधेरी एक जंग हो रही थी, पता नहीं हो भी रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, बिल्कुल जाने दो यार। क्या ये चीज जब आपने मिनट बाय मिनट या सेकंड बाय सेकंड देखी ना, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि बॉयकॉट की कैंपेन्स हमने कामयाब होते हुए देखी है, उन बच्चों के जरिए देखी है जो बच्चे जिनका कोई ताल्लुक वास्ता किसी मजहब, दीन, कोई घराना कुछ भी नहीं, ऐसा ही वो बच्चे कहते हैं कि हमने ये चॉकलेट और ये ड्रिंक नहीं इस्तेमाल करनी क्योंकि ये बच्चे मारते हैं। सिंपल सी बात, फुल स्टॉप। लिबरल नजर आने वाले लोग, मजहबी नजर आने वाले लोग कराची के अंदर ये ज्यादा है, वैसे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा बाकी शहरों में कम है, लेकिन उसके बावजूद ये इम्पैक्ट तो है ही सोशल मीडिया का। दूसरी तरफ आ जाए, दूसरी तरफ मसला ये है कि फेक स्टोरीज, इनऑथेंटिक खबरें, सही सनसनी के चक्कर के अंदर, और माशाल्लाह रही सही कसर अब एआई ने और जैसे डीप फेक वीडियोज में कर दी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो जरा बड़ी उम्र के लोग होते हैं, वो जब आप घर जाएं तो पता लगता है, वो बताते हैं भाई शारे फैसल के ऊपर तो 4 धमाके हो गए, सही है, यहाँ तो ये हो गया, और वो क्रिकेट का कोई मैच हो तो फौरन वो देख के बता देते हैं आज तो यार रिकॉर्ड बन गया, फखर जमान ने डबल सेंचुरी बना दी वनडे के अंदर। कहां से पता लगा? यूट्यूब पे कहां से पता लगा? फेक वीडियो, फेक थंबनेल, सारी चीजें। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि भाई गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप गार्बेज भरते रहें, उसका गार्बेज इम्पैक्ट होगा। कितनी पॉलिटिकल कैंपेन जैसी चली हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, कोई बुनियाद नहीं थी, बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर फेक खबर थी, टोटली फेक खबर। तो क्या हुआ उससे? आपने इंटरेस्ट आपके थे तो आपने वो इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया, और आपको लगा कि आपने बड़ा अपनी पार्टी का, अपने नजरिए का, अपने जैसे कहते हैं लीडर का बड़ा आपने उसको मदद कर दी। मदद नहीं की आपने, वैल्यू और कम, आप कुछ भी नहीं, वैल्यू कम कर दी ना। आपकी बात आज नहीं तो 2 हफ्ते बाद पता लग जाएगी, 2 घंटे बाद भी वैसे तो पता लग सकती है, 2 साल बाद पता लग जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी फिर आपकी ऑथेंटिसिटी की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अभी हमने तो पाक भारत जंग के दौरान भी कितना की वीडियोस आई कि जहाज उड़ रहा है, बाद में पता चला कि जी सारी फेक है। तो असद भाई, ये पूरी एक इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड कह सकते हैं जहाँ पे झूठ और सच का ना बिल्कुल कोई फर्क पता नहीं चल रहा। आप इस फील्ड के अंदर हैं और आप कोशिश भी करते हैं कि जो रियल सोशल इश्यूज हैं, तो नौजवानों को जो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं या पहले से मौजूद हैं या वैसे ही जनरली हमारी जो यूथ है या नहीं, ऑथेंटिसिटी चेक करें या किस तरीके से जो है इस सारे मामले को लेके चलें। असल में अगर आप इशू समझेंगे ना इस चीज को कि चेक करना है, हाँ, तो आप रास्ते निकालेंगे।
सही है। इशू चेक करने का क्या मतलब है? आप मैसेज आता है, आप कहते हैं फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, आप एक ग्रुप में डालते हैं और कहते हैं यार ये जरा बताओ सही है या नहीं। अब ग्रुप के अंदर 4 लोग तो आपको बता देंगे, जो 100 लोग और हैं उसमें से अगर किसी एक ने भी आगे भेज दिया, वो कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे जिसने पहले भेजा था। बिल्कुल ठीक है, तो आपने इसका मतलब उसकी अहमियत आपको ऑथेंटिकेट करनी थी ना। आप 4 लोगों को इंडिविजुअल मैसेज कर देते जो उनके ऊपर आपको यकीन होता कि यार ये फॉरवर्ड नहीं करेंगे, मुझे सच्ची बात बता देंगे। सही। और फिर हम कह रहे होते हैं यार ये तो हमने चेक करने के लिए भेजी थी, अब कहाँ चली गई, हम क्या करें, हम क्या करें भाई। तो आपको, तो पहली चीज आपको उसको, अगर इशू आप तस्लीम करेंगे तो मसले का हल निकालेंगे। आप इसको इशू ही नहीं समझते, जो आपको पसंद आया, आपके नजरिए से करीब, आपके दीन से करीब, आपके पार्टी के नैरेटिव से करीब, आपके लीडर के नैरेटिव से करीब, आपने कहा जबरदस्त भेज दो आगे, चाहे सच है चाहे फेक है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती है ना। अच्छा असद भाई, ये हमने बात कर ली कुछ सोशल मीडिया के हवाले से। मैं बात करूंगा, टॉपिक वैसे वो आपका नहीं है लेकिन सरसरी सी हम बात फिर भी करेंगे क्योंकि यूथ से रिलेटेड टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फैमिली व्लॉगिंग और या डेली व्लॉगिंग उसको आप कह लें, जो हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा सराहियत कर चुका है, बल्कि मैं खुद अपनी फैमिली में अब इसको महसूस कर रहा हूँ और मुझे खुद इससे जो है ना अब खतरा महसूस होता है कि यार ये चीज सही है या नहीं है। ठीक है तो वो कंटेंट और बहरहाल मौजूद है, लोग देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी पे, या ये इसके जो दूरदर्श नताइज होंगे वो हमारे लिए खतरनाक वाकई में साबित हो सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज ना कुल के अंदर ठीक और गलत नहीं होती, अनलेस ये कि आपका दीन उसको प्रोहिबिट कर दे। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लें। फैमिली व्लॉगिंग अगर हम कहें ना तो उसमें बेशतर चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं आपके दीन के हिसाब से। कुछ चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, फैमिली व्लॉगर्स वो भी हैं जो कि फैमिली को इस अंदाज से पोर्ट्रे करते हैं कि वो आपके नॉर्म्स, आपकी वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स और जो आपका कल्चर या रिलीजन, बिल्कुल उस सब के मुताबिक होते हैं कुछ लोग। ठीक है, वो मिसालें भी हमारे सामने, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें नहीं होते। अच्छा, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन ये होती है, फैमिली व्लॉगिंग बंदा क्यों करता है, डेली क्यों करता है? इसलिए कि उसके पास व्यूज अच्छे आ जाएंगे। सही है, उससे पैसा अच्छा बनेगा। सही है, जब उसकी व्यूअरशिप ज्यादा हो जाएगी तो उसको स्पॉन्सर मिलने लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जब वो आगे बढ़ेगा तो वो आज छोटी गाड़ी पे तो बड़ी गाड़ी पे आ जाएगा, और ज्यादा आगे बढ़ेगा तो फिर वो बंगला खरीदेगा। बंगला खरीदेगा उसके बाद, और उसके बाद अब ये वो है विशस साइकिल है, या समझे कि दलदल है जिसके अंदर वो जा रहा है, उसको पता नहीं है। अल्लाह ताला सबको महफूज करे, हमें भी महफूज रखे भाई। आमीन। ये कोई भी इससे वो नहीं है, आप जा सकते हैं उसके अंदर, हम भी जा सकते हैं, अल्लाह ताला महफूज करे। लेकिन एक वक्त आता है कि आपके लिए ये सब चीजों से ऊपर बन जाता है। जिस दिन आपने वीडियो नहीं डाली आपको ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका व्यूअर कम तो पैसे कम, पैसे कम तो एड्स कम तो स्टेटस कम, सब कुछ खत्म। तो अब क्या है, अब आपकी ना जरूरत है ये, उधर आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जब आप जरूरतन ये करते हैं ना कि यार मुझे तो रोजाना एक वीडियो डालनी थी, ऑल फॉल सब चीजें डालना है, सब चीजें जो आप डालेंगे, जब आप सब चीजें डालेंगे ना तब आप गलती करेंगे, ये लिख लें। क्योंकि जब आपको इसलिए बनानी है ना कि यार मैंने तो कुछ डालना है, बस फिर आप फंसेंगे। आप कोई वीडियो का ऐसा स्पॉन्सर पकड़ लेंगे जो कि प्रोहिबिटेड होगा उस पर बनाना, आप चेक से गुजार नहीं रहे थे। आप किसी ऐसी रियल स्टेट प्रोजेक्ट की मशहूरी कर देंगे जो गड़बड़ वाली होगी। आप ऐसी कोई समझे कि क्रिप्टो, या आप कोई ऐसी उसके अंदर चले जाएंगे, या बेटिंग की एप्स के अंदर चले जाएंगे जिसपे नहीं जाना था, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। कुछ आपने चेक नहीं लगाया, एकदम से फिर वो मसला आएगा। जैसे ये डकी भाई वाला मामला हुआ है भाई, जब मसला आएगा ना तब आपको होगा यार ये मैंने ना 2 साल पहले गलती की थी, अब ये पलट कर आ रही है, तो ये आएगी। आप समझते हैं कि ये एक सबक है जो डकी भाई वाला, ये सबक है वाला जो मामला है सारा। देखें, मैं पिछली सवाल का जवाब भी और अब भी बहुत मुख्तसर अंदाज से कह देता हूँ। देखें, जो नए लोग आ रहे हैं ना, या जितने भी लोग कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, नए कर रहे हैं, मैं कोई अल्लामा नहीं हूँ भाई, साफ सी बात है। सही बात ना, मैं कोई, मेरा कोई ऐसा कि मैं तो पता नहीं क्या भाई, बहुत छोटा सा मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ जिसको चंद हजार लोग देखते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब। मतलब मैं तो कंटेंट क्रिएटर्स में सबसे, अगर मैं अपनी इम्पैक्ट के हिसाब से करूँ तो मैं नीचे वालों के अंदर अभी आ रहा हूँ।
ठीक है। लेकिन भाई जो मैंने सीखा है ना, वो अगर लोग समझ लें तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। एक लफ्ज़ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई जगह आपके प्लेटफॉर्म पे भी बता देता हूँ, उसके ऊपर मैंने वीडियोस वगैरह भी डाली हुई है। एक लफ्ज़ है, उसको याद रख लें, आपका आपका बचने का चांस गलतियां करने का और आपके इम्पैक्ट को बढ़ाने का चांस बढ़ जाएगा। उसका ना, उस लफ्ज़ का मतलब है एक्ट्स, ACTS। ये एक मुखफ़फ़ है एक चीज़ का। सही। ये आप भी याद कर लें, व्यूअर्स भी याद कर लें, कोई इसमें ATCS, ACTS, एक्ट्स, जिसको आप कहते हैं अमाल कह लें उर्दू में, लेकिन अमाल से भी हम नहीं जा रहे। एक्ट्स। ए का मतलब है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है सच्ची बात और नेचुरल रहें आप, ना किसी को कॉपी करें, ना जो है वो ओवर, जैसे कहते हैं ओवर हो जाए। जो अल्लाह ताला ने स्किल दी है वहीं तक। भाई आपको अंग्रेजी की अथॉरिटी दी है, बनाए, लेकिन अंग्रेजी नहीं दी तो अंग्रेजी में बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी को इंप्रेस करने के लिए अंग्रेजी बोल, आप फौरन फेक पता लग जाएगा आपको। फेक आपकी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, ऑथेंटिक, खबर, सच्चाई, ये सारी चीजें आपकी। ये पहली चीज हो गई एक्ट्स में, ऑथेंटिसिटी। दूसरी चीज क्या चीज है? सी का मतलब है कंसिस्टेंसी। अपने लिए तय कर लें, बेशक आप रोजाना नहीं बना सकते, एक हफ्ते बाद का तय कर लें, एक हफ्ते बाद नहीं, एक महीने का तय कर, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। ये कुरान, ये हमें हदीस भी कहती है, अमाल अल्लाह ताला को वो पसंद है जो बेशक थोड़ा हो लेकिन दायम हो। ठीक है, आप जो है वो उसको कंटिन्यू करें। कंसिस्टेंसी आ गई। यही आपके लिए फेसबुक और सारे एल्गोरिथम्स यही कहते हैं, भाई कंसिस्टेंट फेंको। बिल्कुल ठीक है। कंसिस्टेंट फेंकोगे तो हम तुम्हारी रीच बढ़ाएंगे। नहीं फेंकोगे, 4 दिन तुमने जज्बात के अंदर 20 वीडियोस डाल दी और फिर 1 साल बाद डाली, तो एल्गोरिथम भी कहेगा भाईजान अल्लाह हाफिज, कोई रीच वीच नहीं है आपकी। सही है। ऑथेंटिसिटी आ गई, कंसिस्टेंसी आ गई। फिर तीसरी क्या है? ट्रस्ट। ट्रस्ट, इसका मतलब क्या है? आपकी जो ऑडियंस बन गई है उसका ट्रस्ट डेवलप करें, उनको रिस्पॉन्ड करना, उनके बाद कोई फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से अपनी चीज को ट्यून करना। फिर ये कि आपकी ऑडियंस ये समझे यार ये जो पॉडकास्ट है ना, ये इससे मैंने कुछ सीखा है, ये जो बंदा है ना, ये चाहे ये मुझे कोई भी चीज सिखा रहा है, मैं इससे सीखूंगा। ये हालात आजरा पे इसका जो नैरेटिव होता है हमारे पास, फौरन हम जब सोचते हैं यार हालात आजरा पे किसका सुने, 4 नाम आएंगे आपके जहन में। फौरन आप सुनेंगे स्पोर्ट्स का तज्जिया फला, फौरन आप कहेंगे यार ड्रामे किस चैनल के फला, फौरन आप कहेंगे वीलॉग किसके देखने फला। ये क्या है? ये ट्रस्ट है कि आपने आप ट्रस्ट करते हैं उस कंटेंट क्रिएटर को या प्लेटफॉर्म को। तो कंटेंट क्रिएटर ट्रस्ट डेवलप कराए कि भाईजान लोग उसके ऊपर रिलाई करें। आखिरी चीज है एस, एक्ट्स में ऑथेंटिसिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट के बाद आ गया एस। एस का मतलब है स्टैंडर्ड्स। आपके कोई स्टैंडर्ड होंगे, मेरा कोई स्टैंडर्ड होगा, बिल्कुल जो मैं ये करूंगा और जो मैं नहीं करूंगा, चाहे मुझे जितना भी पैसों का फायदा हो रहा हो, मैं यार ये नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिखूंगा, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलूंगा, ठीक है, मेरा जो नजरिया मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकूंगा। मैंने कुछ तय किए हुए बाउंड्रीज, इसके अलावा मैं अपने मेहमानों को नहीं बुलाऊंगा, मैं इसके अलावा इन टॉपिक्स के ऊपर जाऊंगा ही। भाई टॉपिक्स तो इनफाइनाइट है ना, बिल्कुल ऐसा, आप इनफाइनाइट तो नहीं बोलेंगे, आप तय करेंगे यार ये 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, इसमें मैं बोलूंगा। ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है बॉस। सही है। अब इसका मतलब क्या है? और ये सब चीजें कोई अखलाकी सिर्फ बात नहीं है, ऑथेंटिसिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट, स्टैंडर्ड, एल्गोरिथम इसको सपोर्ट करता है। भाई आप पे कितने लोगों को याद है कि ऐसे ट्रेंड्स आए और आपने कहा यार ये तो करने की चीज थी। कभी वो लड़की का ट्रेंड आ जाएगा कि जिसे कहते हैं वो क्या कहते हैं, कोई भी जुमला मैं बोलना नहीं चाह रहा, किसी जुमले से वो पॉपुलर हो गई, इंडिया की, पाकिस्तान की, कोई लड़का पॉपुलर हो गया, कोई चाय वाला पॉपुलर हो गया। कहाँ है वो लोग सारे? आपको तो लगता था कि यार ये तो इन्होंने तो पालिया तो पाना था। आप कहते थे यार ये तो उसने देखो अरबों रुपए कमा लिए। सही है, कमा लिए, अब कहाँ है वो आजकल? तो आपका और ये अगर अरबों रुपए कमाना था कुछ टाइम के लिए, आप वो करना चाह रहे हैं, करें इसके लिए, ठीक है। कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इन ACTS इस 4 के ऊपर अमल करें। बिल्कुल बेहतरीन आपने असद भाई, आपने व्यूअर्स को भी हमारे बताया, और जो नए आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा सीखने का इसमें होगा। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इसकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, फैमिली व्लॉगिंग में या कंटेंट क्रिएशन में हो रही है, स्टेट को इन्वॉल्व होना चाहिए और स्टेट की कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, जिसके और बहुत सारे लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे मामला पे बात भी की है।
आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ में स्टेट को इन्वॉल्व होना चाहिए, या कंटेंट क्रिएशन का जो ये सारा मामला है इसको इंडिपेंडेंटली छोड़ देना चाहिए और आवाम को फैसला करना चाहिए? देखें, कुछ ना वैल्यूज हैं, कुछ स्टेट पॉलिसीज हैं, ठीक है। कुछ आपका जिसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स हैं, वही वाली बात, ये स्टेट के भी हैं। सही है। मिसाल के तौर पे अभी सोशल मीडिया पे ही बहस चल रही है ना कि फला ड्रामे के अंदर हुदूद से निकल के क्लिप्स आ गए। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपके सोसाइटी के नॉर्म्स थे जिसको चैलेंज किया गया। सही है। स्टेट के अंदर कानून तो बने हुए हैं ना कि भाई आप ये नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या है, फहाशी को डिफाइन कौन करेगा, इसके ऊपर एक पूरा केस चला था, पता है आपको? कि बताएं फहाशी क्या होती है, बताएं क्या लिमिट होती है। तो भाई हर सोसाइटी की कोई लिमिट होती है। आप कहते हैं मगरिब के अंदर तो यार आजादी, भाई मगरिब ने भी, हर मुल्क ने कोई, आप पता नहीं व्यूअर्स क्या समझे, बगैर कपड़ों के वहां पे घूम सकते हैं आप सड़क के ऊपर? नहीं घूम सकते ना। स्टैंडर्ड कोई तो है ना भाई, कोई तो चीज होगी ना। कहीं तो आपको तो रोका यार है। आजादी होनी चाहिए बिल्कुल, सब जो क्या मसला है इसके अंदर ये वो। तो जिनको आप मानते हैं, जिनको गुरु मानते हैं लिबरलिज्म का, वहां पर भी तो कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे ना। कुछ मुल्कों में तो स्टैंडर्ड है नकाब नहीं पहन सकते, नहीं पहन सकते ना वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल। नकाब पहनने पे तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड बनाया ना। तो हर स्टेट बताता है क्या स्टैंडर्ड है उसका। आपके भी यहाँ पे स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ठीक है। उस हद तक तो ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर चेक्स होने चाहिए। आपकी नॉर्म्स, आपकी वैल्यूज, आपकी इक़दार, आपका मजहब, ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है। लेकिन दूसरी एक्सट्रीम ये होती है, कोई भी कानून होता है ना, वो स्टेट के फायदे के लिए कम इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट के फायदे के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। सही है। तो आप जब वो बाउंड्रीज को उस मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं ना कि यार ये ना सिलेक्टिव बात करते हैं कि जो उसके मुखालिफ है उनको छोटी सी बात पे पकड़ लो, जो आपके हक में उसका हाथी भी जाने दो वरना सुई पकड़ लो। सही सही। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बाउंड्रीज हो, इम्प्लीमेंट भी हो, लेकिन सबके लिए हो। सबके लिए। बिल्कुल। माजी करीब के अंदर बांग्लादेश की हमने देखी पूरी तहरीक, सोशल मीडिया का उन्होंने इस्तेमाल किया। नेपाल में हमने, जिसको हम जनरेशन जी का नाम देते हैं या जेन जी जो कहते हैं, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत पॉजिटिव किया और अपनी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ही कहेंगे उसको, कि उन्होंने पूरा एक जो ना वो रेवोल्यूशन क्रिएट किया। लेकिन हम अभी तक यहाँ फंसे हुए हैं, हमारी यूथ इससे बाहर नहीं आ पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी इस जो यूथ है इसके अंदर कितना अभी पोटेंशियल है भी नहीं है, कितना मौजूद है कि इसका पॉजिटिव यूज करते हुए कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे या हमारे पाकिस्तान के माशरे में डाल सकती है? इसमें देखें यूथ से ज्यादा ना, देखें यूथ बजाते खुद ना चीजों के अंदर इनिशिएटिव लेगी, लेकिन उसको कोई लीडरशिप चाहिए, उसको कोई डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शनलेस यूथ ना खतरा है पाकिस्तान के लिए। लोग कहते हैं यूथ हमारी स्ट्रेंथ है, भाईजान ये अगर डायरेक्शनलेस होगी ना तो ये सबसे बड़ी वीकनेस बन जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात। आप तोड़फोड़ करवा सकते हैं इससे, आप जज्बातियत करवा सकते हैं, आप इंतहा पसंदी करवा सकते हैं, सिर्फ मजहबी दायरों में नहीं, पॉलिटिकल दायरे के अंदर भी और दीगर देखा है हमने। तो जब ये डायरेक्शन, यूथ को कसूरवार कहना, जेन जी को कसूरवार कहना गलत बात है मेरे हिसाब से। भाई इसको डायरेक्शन देनी थी उससे बड़ी जनरेशन ने। सही है। आप पॉजिटिव थिंकिंग लीडरशिप, उसके पीछे लोग चलते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि सारे जिसे कहते हैं सोशल मीडिया से कट के बड़े अच्छे बच्चे थे इन सारे मुल्कों के अंदर, ऐसा नहीं था। उनकी लीडरशिप, चाहे वो यूथ से थी, चाहे वो लीडरशिप मैटर करती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की हो, यूथ की हो, जिसकी भी हो, लीडरशिप क्लियर होनी चाहिए। उसके पास ये पोटेंशियल है, अब उसने उसको गड़े में डलवाना है या उसने मुल्क को कामयाब करवाना है, इससे ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। यूथ बहुत बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन डायरेक्शनलेस यूथ सबसे बड़ा मसला है। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे यूथ, क्या सब बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने, लेकिन जब वो मायूसी देखते हैं ना, जब वो देखते हैं कि यार इम्पैक्ट, तो वो थोड़े दिले होते हैं यार हमने तो इतनी मेहनत की थी कुछ नहीं हुआ। वहां पे लीडरशिप का असर आता है कि नहीं भाई, ये इस बात के ऊपर अगर हथियार डाल दोगे तो डाल दो, लेकिन हथियार नहीं डालने ना, लड़ाई तो आखिरत तक चलेगी, लड़ाई तो आखिर तक चलेगी और कामयाबी मिलेगी। कंसिस्टेंसी आप दिखाएं, इंशाल्लाह होगी। तो यूथ सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं भाई, सोशल मीडिया की
जंग जमीन पर भी लड़नी पड़ेगी। हमारी ठीक यूथ है। उमूमन सोशल मीडिया पे हाँ। गालियां दे के कहती है बड़ा जबरदस्त काम मैंने किया, प्रैक्टिकल भी काम करना पड़ेगा, लेकिन असल कसूरवार लीडरशिप है जो यूथ को डायरेक्शन देगी। ठीक। अच्छा, इसने सोशल मीडिया ने, ये जो आपकी बात है उसी को कंटिन्यू करते हुए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बड़ा इंगेज किया अपने साथ, और हमने माजी में देखा कि एक पूरी पार्टी का बयानिया ही जो है वो पूरा सोशल मीडिया के ऊपर चला, और पूरी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया के जोर के ऊपर, और अभी भी वो ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। ठीक है, पाबंदियां और बहरहाल सारी चीज़ें मौजूद हैं, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए जो यूथ की ताकत है उसको पुल करने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से हम इनको डायरेक्शन देते हैं, और सब ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे पास आएँ और हम आपको डायरेक्शन देते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा पूरा बयानिया अपना एक जो सोशल मीडिया के ऊपर ले आई हैं, और ये जो ट्रेंड चल चुका है, तो आप समझते हैं कि इससे जो है हमारा एक सियासी कल्चर है, वो जो स्ट्रीट कल्चर जो हुआ करता था सियासत का, वो खत्म हो रहा है, और पूरी सियासत सिमट के जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जा रही है। देखिए डायनामिक्स बहुत ज्यादा फर्क हो गई है सोशल मीडिया के बाद। पहले आपको याद होगा प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे की बड़ी अहमियत होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरामैन तो बड़ा कीमती आदमी होता था कि यार कैमरामैन सही से तस्वीर ले, तो कैमरामैन के पीछे भाग, यार ये अखबार 4 माइक अगर चैनल के हों तो हम बड़ा समझते थे कि ठीक है। अब प्रेस क्लब के ऊपर कैंप्स लगे होते हैं, कोई कुछ भी नहीं, जैसे कहते हैं इम्पैक्ट कहाँ क्रिएट कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स, पेड एड, सब चीजें चल रही होती, ठीक है। तो आपका बिल्कुल वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स फर्क हो गई हैं, इम्पैक्ट फर्क हो गया। तो सोशल मीडिया की बुनियाद पे बयानिया बनता है, अभी भी बनता है, और जिस पार्टी का आपने नाम लिया, जाहिर सी बात है वो वाकई में इस वक्त बड़ी पार्टी है, मतलब उसके निशान छिन गया, उसके बावजूद बड़ी पार्टी है वो, ठीक है। अभी भी उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, वैसे भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। 90s का दौर ये था कि वो सारे लोगों को सड़क के ऊपर आके अपनी ताकत दिखानी पड़ती थी। यहां पर ताकत दिखाने का सिर्फ एक दिन था, इलेक्शन का दिन, वो दिखाई पब्लिक ने ताकत अपनी, सारे सब पाबंदियों के बावजूद पब्लिक ने दिखाई बिल्कुल। लेकिन उसके बाद मायूसी हुई ना कि इतनी उसने एक दिन की जो मेहनत की बेचारे ने, उसने तो कोई जलसे नहीं किया, उसने कुछ, लेकिन एक दिन की भी जो मेहनत की उस पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार हमने तो अपना काम कर लिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं कि 9 मई वाले वाकये के बाद से लेके अब तक यूथ के लिए क्या ऑफरिंग है उसके पास? उसके बाद ऑफरिंग ये है कि यूथ निकले तो हमारा पार्टी लीडर बाहर आएगा, और पार्टी लीडर बाहर आएगा तो एकदम से दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा यूथ के लिए क्या है? लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दीगर पार्टियां हैं, उन्होंने अपने सियासी मंशूर में डाला, हम नौकरियां देंगे, हम बिजली देंगे, फला करेंगे, क्या करेंगे, यूथ अट्रैक्टिव चीज, लैपटॉप देती है जी कोई गवर्नमेंट, कोई राशन कार्ड, कुछ भी दे रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स, वो क्या है, यूथ। फिर उसके बाद एक बड़ा फिनोमिना जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आया, वो पार्टी जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, केपीके से लेके कराची तक पाकिस्तान के बच्चों को आईटी अगर कोई पढ़ रहा है तो वो जमात इस्लामी पढ़ा रही है बनो काबिल के नाम से। बिल्कुल ठीक है। वो क्या है, ये भी यूथ अट्रैक्टिव एक चीज है कि यूथ को अपील कर रही है वो चीज कि यार जिंदाबाद मुर्दाबाद, 200 रुपए बिजली फ्री के, वो तस्वीरें खिंचाने के लिए कुछ लैपटॉप दे देना, इलेक्ट्रिक बाइक्स 200-150 दे देना, इससे ज्यादा तो मेरा ये है ना कि मेरे पास स्किल सेट है, तो क्या मैं 200-400-500-1000 को नहीं बल्कि लाखों लोगों को फायदा ये हो कि वो स्किल सेट सीख लें फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, और जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो कितनी बड़ी कैंपेन है। तो ऐसी कैंपेन्स होनी चाहिए जिससे जो मायूसी है ना वो दूर हो। देखें जो हालात हैं, जो आपके वोट की वैल्यू है, अब सब चीजें इस वक्त जिसे कहते हैं ना जीरो के ऊपर आई हुई है। अब जीरो के अंदर आपको इम्पैक्ट बाकी चीजों से क्रिएट करना नहीं, उम्मीद दिलानी पड़ेगी। लोग कहते हैं यार अब सारी यूथ बाहर जा रही है, सारी यूथ बाहर जा ही नहीं सकती। 30 करोड़ 25 करोड़ जितने भी लोग हैं 25 करोड़ के बाहर जा सकते। कराची में 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5-3 करोड़ लोग क्या बाहर जा सकते? नहीं जा सकते भाई। कहाँ जाएंगे? कितने चले जाएंगे? चंद लाख चले जाएंगे। जितने लाख जा रहे हैं उससे डबल कर लें, उतने चले जाएंगे, इससे ज्यादा क्या जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। आपको तो रहना तो यहीं पर है ना भाई। ऐसा ही है। मतलब हमारे बच्चों ने चले, कुछ फैमिलीज चली जाएंगी, बाकी क्या होगा? तो ये अपने पर्सपेक्टिव को करके मायूसी से निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ लाने की जरूरत है। अच्छा असद भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करने के बजाय या सच
बताने के बजाय ज़्यादातर आप नहीं समझते कि इनका जो है वो ऑडियंस को इंगेज करने पर ज़्यादा फोकस होता है सोशल मीडिया के ऊपर, और किसी तरीके से कि भाई अब आप जैसे हमने पीटीआई की बात की तो आपने बात की कि पिछले दिनों बहुत सारी वीडियोस और ये सारी चीज़ें आई, तो ये भी खतरनाक नहीं है पूरे पूरे सियासी हमारा जो सिस्टम है उसके लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी सोशल मीडिया के जरिए बस ऑडियंस को इंगेज करने के चक्कर में वो सच और झूठ का बयानियां भूल जाएं, वो सोसाइटी पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के बजाय वो जो आपने तस्वीर वाली बात की, तो ये तो फिर हमारे लिए खतरनाक है ये चीज़। देखें, ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है, सही, मतलब आप अमेरिका के अंदर चले जाएं वहां पे भी यही है। अभी जो न्यूयॉर्क के अंदर वो मेयर इलेक्ट हुए हैं जोरान ममदानी साहब, उनकी सोशल मीडिया कैंपेन थी तगड़ी, जो जिसने इम्पैक्ट क्रिएट किया मेयर के इलेक्शन के अंदर कैंपेन में। वो कह रहे हैं नेतन्याहू को नहीं छोड़ूंगा मैं। उसने क्या है, ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्रिएट किया उसने कहा मोदी ऐसा है, उसने कहा जो है वो ट्रम्प ऐसा है। पूरी कैंपेन, मेयर का इलेक्शन है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ जब उसने सबको हेड ऑन लिया, तो हुआ यह कि सदर अमेरिका सबसे ताकतवर आदमी ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, उसकी तो मार्केटिंग हो गई खुद ही जबरदस्त। उसने कहा यही तो मैं चाह रहा था बॉस, कैंपेन शुरू हो गई मेरी। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो यही तो आया करती हैं कि वो इम्पैक्ट क्रिएट करें कि जैसी रिस्पॉन्स आएगा। तो वो क्या चाहती हैं, वो कहती हैं कि फेक न्यूज भी दे दो, इससे जब मुखालिफ बोलेगा तो मेरे मुखालिफ, क्योंकि इसकी देखें एक वजह है, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स आपको लड़वाते हैं, लीडर्स नहीं लड़वाते, अब पार्टियां नहीं लड़वाती, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स लड़वाते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, मेरे सोशल मीडिया यूसेज के हिसाब से जो मेरी प्रेफरेंस होगी ना, जो मुझे अच्छा लगता होगा उसकी अपडेट्स आएंगी। बिल्कुल ठीक है। आपको अगर कोई दूसरी पार्टी अच्छी लग रही होगी तो आपको नजर आती रहेंगी। तो आपको दिखाने का तरीका पता है क्या है, आपको दिखाने का तरीका यह है कि मैं अपने कंटेंट में कुछ टेढ़ा मेढ़ा डाल दूं जो कि आपके खिलाफ जा रहा हो, एल्गोरिथम आपके पास फेंकेगा। आप कहेंगे यार मैं ये एग्जिस्ट करता था, मुझे पता ही नहीं। अच्छा, अब इसके पास भी हो, ये क्या कहता है। सोशल मीडिया के ऊपर पार्टियां ये कर रही हैं, गलत फेंकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीटीआई को गलत खबर लाई गई नून लीग के खिलाफ, तो नून लीग की ऑडियंस के पास वो एल्गोरिथम फेंकेगा। तो नून लीग के क्राउड पे पहली दफा उसके पास पीटीआई की कोई बात जाएगी, चाहे गलत जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ वहां से वो क्राउड उठाएगा, और वाइस वर्सा। तो ये है मसला भाई, इस वजह से झूठी खबरें फैलती हैं। इसी में तो आपको सच्ची बात करनी है, सच का रास्ता मुश्किल है, झूठ बोलेंगे आपके पास क्राउड आ जाएगा। जब से ये एआई आया है इसने चीजें बड़ी आसान कर दी हैं। वॉइस ओवर हो गया, आपका कंटेंट राइटिंग भी आप कह लें, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, सब चीजों में जो है वो मतलब चीजें इसने बहुत आसान कर दी हैं। लेकिन एक चीज जो नजर आती है उसमें ना क्वालिटी, और मेरे ख्याल से आप जैसे लोग जो एक्सपीरियंस होगा इस चीज में पकड़ भी लेते होंगे बहुत सारी चीजें कि यार ये कहाँ से लाया हुआ है चीज। आप समझते हैं कि ये हमारे जो दिमाग है जो क्रिएटर्स के उसको खराब करेगी ये चीज, या ये इससे फायदा उठाना चाहिए टेक्नोलॉजी अगर आई? फायदा तो भरपूर उठाना चाहिए, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिका के फायदा उठाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके हाथों अपाहज ना हो जाए। आप सही वो हो जाए, ठीक है कि भाई अब तू ही दे दे, तू ही देगा, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि भाईजान आपकी अपनी भी तो कुछ से होगी ना। देता हूं, चैट जीपीटी आपका आपके लर्निंग मॉडल के हिसाब से जवाब देगा आपको, बिल्कुल ऐसा ही है ये आप, और मुझे जवाब मेरे लर्निंग मॉडल के हिसाब से देगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप दोनों जवाबों को कंपेयर करेंगे, फर्क होगा दोनों में, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रिंसिपल चीजों की बात नहीं कर रहा जो, लेकिन कुछ ऐसे नैरेटिव्स होंगे भाई, आप चैट जीपीटी से बोलेंगे मुझे फला चीज और फला चीज में कंपैरिजन करके बताओ, वो कहेगा यार जो इस्लामिक चीज है ना उससे अच्छी तो कोई चीज नहीं है। ओ भाई, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान इंडिया पे जंग पे कहेंगे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, इंडिया बहुत बुरा। अब आप इंडिया चले जाए, इंडिया में चैट जीपीटी बता रहा होगा पाकिस्तान तो है ही दहशतगर्द, इंडिया सही है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे आप, वही चैट जीपीटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सरेंडर कर देंगे ना, फिर आपकी क्या थॉट प्रोसेस आपका कहाँ गया। तो भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन आंखें खोल के। सही, ये थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम लगाए बगैर ये काम की ना तो जितना जल्दी भाई, आप पूरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप 1.5 सेकंड के अंदर लिख लेते हैं। पहले हमने जब पॉडकास्ट शुरू किया तो हमें 1.5 दिन लग जाता था,
सिर्फ पहले ये डिस्क्रिप्शन, फिर ये टाइटलिंग, फिर फला, फिर ये 1.5 सेकंड के अंदर होता है काम। तो आपके लिए फायदेमंद है ना। तो आप लेकिन फायदा उठा जय रहे हैं। भाई फायदा सब उठाते हैं, हम भी उठा रहे हैं। फायदा उठाना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं बिल्कुल है। नहीं, भाई आप रेस में पीछे रह जाएंगे ना यार। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब अब जो है वो खरगोश पहुंच जाता है रेस की एंड तक। हाँ ठीक अब है, वाला हिसाब नहीं अब है। वो नहीं है कि टर्टल जीत जाएगा, टर्टल जीतेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर रैबिट बेवकूफ हुआ, खरगोश बेवकूफ हुआ, तो होशियार खरगोश अगर होगा तो वो जीत जाएगा पहले, जी जी। जीत जाएगा। आप अब करें। नहीं हो, सोने का टाइम नहीं है उसके पास अब। ये अब तेज हो गई हैं चीजें। बिल्कुल ठीक है। तो असद भाई, डिजिटल लिटरेसी यूथ के लिए कितनी अभी ज़रूरी है? बहुत वही वाली जरूरी है। बात जो हमने बहुत मतलब सारी बातें की, सबके निचोड़ में वही बात कर रहा हूँ कि उनको ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए। ये डिजिटल लिटरेसी, जैसे आपने ये बनकाबिल की भी बात की, तो अब ऐसा ना हो ना कि एक जैसे हवा चलती है कि भाई डॉक्टर 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 डॉक्टर, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, हर घर के अंदर हर बाप को जो है अपने बेटे को इंजीनियर बनाना। अब ऐसा ना हो कि ये अब ये आईटी का जो एक शुरू हुआ है ये रेवोल्यूशन, तो इसके अंदर पूरा सलाब, मतलब हर कोई अब जिसकी स्किल नहीं भी है तो उसको आप जो है वो आईटी के अंदर झोंक दें। और ये सब इसमें आप बताइएगा कि इसके अंदर कितना जो है वो मार्जिन होना चाहिए और कितनी लिटरेसी होनी चाहिए कि सब तक होनी चाहिए? कयामत तक कोई भी ट्रेंड नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स बने, वो एक जमाने में वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एमसीएस का दौर आ गया था। फिर आईटी का बूम आया, आईटी का फिर बिल्कुल डाउनफॉल आया। टेलीकॉम आ गई, टेलीकॉम ने कहा भाई हम जबरदस्त 2G 3G 4G सब चलता रहा। इस वक्त है एआई, इस वक्त है एआई के अंदर ये करें वो करें, लेकिन ये भी शॉर्ट लिव्ड होगा, ये सबको पता होना चाहिए। मसला क्या है? मसला ये है कि इसके अंदर एडवांसमेंट इतनी तेजी से हो रही है और गैप अभी बहुत ज्यादा है। देखें आईटी के ऊपर पाकिस्तान जैसे एरिया के अंदर क्यों इस वक्त ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो ये है कि यार पाकिस्तान के अंदर बाकी जो आपकी लिविंग है, आपके जो करियर्स हैं, स्क्वीज हो रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। आपकी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता खत्म, बिजली के मसले, इसके मसले, लॉ एंड ऑर्डर के, इस सब चीजों के, इन सब के अंदर जो चीज कम एफर्ट के साथ ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे हलाल दायरे के अंदर या अलाउड दायरे के अंदर, ठीक है, वो यही है डिजिटल। लेकिन ये चीज रिकमेंडेड नहीं है कि भाई एक डॉक्टर है तो वो आईटी नहीं, भाई ये नहीं करे। डॉक्टरी के अंदर ही सीखे के डॉक्टरी के काम को वो किस तरह आईटी के जरिए आसान बना सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, अब वो मैकेनिक है, मैकेनिक उसने टायर शॉप या वो खोली हुई है, वो दुकान बेच के कंप्यूटर ना खरीदे, वो कुछ इस तरह का करे कि अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाए। वो पार्ट्स चाहिए मैं देता हूँ, आपको पंचर ठीक करना है इस एरिया के अंदर, ये मेरा नंबर है, ये मैंने एक ऐप बनाई है, आप इस पे क्लिक करें मैं आपके पास आऊंगा। भाई अब तो हर कोई गूगल मैप तो कम से कम इस्तेमाल कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है। जो टैक्सी वाला, जो रिक्शे वाला, जिसका गूगल मैप या गूगल मैप नहीं देखना आता, वो इनड्राइव नहीं चला सकता, वो उबर नहीं चला सकता। बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? डिजिटल लिटरेसी बढ़ी, लेकिन उसने अपनी फील्ड नहीं छोड़ी। वो रिक्शे वाला का भी इसमें तो बहुत पैसा है, पता है, वो फला कंटेंट क्रिएटर कह रहा था कि रिक्शे तो तुम्हारा इतने हजार का, इतने लाख का है, यही लाख तुम अगर उस पर लगा लो ना, कंप्यूटर खरीद लो, तुम एक रात के अंदर 5 करोड़ कमा दो। वो पागल हो जाएगा, कहेगा हाँ यार ये कर लेता हूँ। फिर उसको पता लगेगा कि भाईजान ये क्या कहा, क्या कर दिया मैंने, जो था वो भी किया। तो ये ऑल फॉल छलांगे नहीं मारे, अपनी फील्ड के अंदर डिजिटल लिटरेसी को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बस मैं इस पे इसको कंक्लूड करने जा रहा था कि एडिक्शन है सोशल मीडिया की और ओवर यूज है, बस इस पे हम बात कर लेते हैं। जी जी जी। इसको आपने अपने करीब आसपास यूथ में कितना देखा, और आप ये क्या समझते हैं कि जो ओवर यूज सोशल मीडिया का है, ये एडिक्शन है, ये भी एक मतलब डिसएडवांटेज ही है ना, कि जिसके नतीजे के अंदर यूथ बहुत जो है ना वो हमारी हो जाती है, और उसकी जो क्रिएटिविटी है वो भी ज़ाया हो जाती है और बिल्कुल इसमें लगी होती है। बल्कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि वो घंटों रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। इसके हवाले से बताएगा कि इसकी रोकथाम के लिए क्या चीज़ हो सकती है, या इसको हम किस तरह रोक सकते हैं? यार ये इतना मुश्किल सवाल है, उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर अमल करना, मैं कोशिश कर रहा था तासुरात पढ़ने की चेहरे का, नहीं, इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर खुद अमल करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। बीइंग कंटेंट क्रिएटर, बीइंग रिलेटेड टू दिस फील्ड, मैं भाषण तो दे सकता हूँ कि भाईजान कम इस्तेमाल करें, लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा। ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारी फील्ड ऐसी है, हमारी कंटेंट क्रिएशन। लेकिन अगर मैं सिर्फ कंज्यूमर होता तो मैं कुछ चेंज कर सकता था कि भाई
इतने घंटे नहीं तो इतने घंटे में कर सकता था। छोटी सी मिसाल है कि मौलाना मौदूदी ने कहीं पर कहा ये कि अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने दिन जो है वो जागने के लिए बनाया है, रात आराम करने के लिए बनाई है और इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन मुझे इसमें इस्तिस्ना दें क्योंकि मैं रात को ही सारा इल्मी काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने इस्तिस्ना इसलिए लिया, कुछ इस्तिस्ना ताया तब चल रहे हैं, लेकिन इस्तिस्ना उन्होंने इस पे लिया। तो भाई कंटेंट क्रिएटर को इस्तिस्ना जरा दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें ये एडिक्शन ना बहुत खतरनाक है, मैं खुद इसमें अभी हूँ, मैं खुद आपको बता देता हूँ, फोकस नहीं होता। नोटिफिकेशन आता है, आप फोन उठाते हैं किसी और चीज के लिए, 4 नोटिफिकेशन पहले पड़े होते हैं, आप भूल जाते हैं यार फोन मैंने किस लिए उठाया था, और एकदम से खोलते हैं, अरे आधा घंटा गुजर गया, 15 मिनट गुजर गए, मैंने तो सोचा था बस 1 सेकंड। तो उस पर ना जबरन बाज दफा आप खुद या आपके घर वाले फोन रख दें तो कुछ बेहतर हो जाए। और उसमें भी ना काटने को दौड़ रहा होता है अपना आप। वो किसी ने कहा ना वाईफाई बंद कर दें तो पता लगता है घर वाले कितने अच्छे हैं। वाईफाई बंद होता तो पता लगता है अरे अब्बा तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अम्मी तो वाकई उनकी तो तबीयत बेहतर हो गई है, मैं तो समझा था कि अभी अम्मी की बहुत मसला है। तो वाईफाई इधर बंद हुआ इधर लिटरली। तो इसलिए इस एडिक्शन से निकलना जरूरी है। इसके बहुत मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, फोकस, एंजाइटी, दूसरे को ही देखते रहना और उससे डिप्रेशन, यार वो तो देखो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा असद भाई, आखिरी में आप पैगाम देना चाहें हमारी यूथ को या व्यूअर्स को? अच्छा इसमें एक पॉइंट बस मेरा ये मैं ऐड करूंगा कि ये जो हालात हैं, तो मैं बाइक पे ऑफिस से घर जाता हूँ, सड़कें मैंने देखी, सारे मामला, घर पहुँच के लाइट नहीं है, तो बिस्तर पे लेट के मैं भी सोचता हूँ कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ क्यों नहीं हो रहा, और कब तक ऐसे ही जिएंगे। यार लाहौर चले जाते हैं, वो थोड़ा बेहतर है, लाहौर जाके बोलते हैं यार इस्लामाबाद बहुत बेहतर है, फिर एंड होता है बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यार इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, फैमिली के बगैर बहुत ज़्यादा मायूसी फिर होती है। अच्छा, और पड़ोस में देखें तो बांग्लादेश की यूथ पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुकी, नेपाल के अंदर क्या क्या कुछ हो गया, श्रीलंका के अंदर क्या क्या कुछ हो गया। यहाँ पे जो है वो हम कोई है तो वो अपनी कोई पार्टी अपनी ही एक बस लीडर की बात कर रही है, उसके लिए भी वो कुछ नहीं कर पा रही, कोशिश भी करते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, वोट देने जाओ तो आपकी राय। सारी चीज़ों के बाद रात में ये होता है कि यार कुछ करें, लेकिन नहीं, मतलब समझ नहीं आता। सुबह आपको पता है वही आपने बाइक लेनी है और बस ऑफिस जाना है, और वही उसी घन चक्कर के अंदर। आप क्या मैसेज देंगे कि क्या डायरेक्शन हो यूथ के लिए अभी, अगर डायरेक्शन नहीं भी है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो उनका क्या जो है वो मोटिव होना चाहिए, किस जो है वो लाइन पे उनको होना चाहिए, और किस तरीके से इसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे मसले अपने सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद करके जो है वो हल कर सकते हैं? आप थोड़ा सा तफसीली इसका जवाब और एक पैगाम देखें। जो आपने कंडीशंस लगाई ना कि सब मायूसी है और लीडरशिप भी कुछ नहीं कर रही, तो भाई आपको हरकत में बरकत वाली बात है। आप सोचते रहेंगे, मायूस होते रहेंगे, तो आप और ज्यादा इस दलदल के अंदर गिरते रहेंगे। आप खुद और मैं खुद अपने लिए उम्मीद का बाइस बनूं। ये कहना बड़ा आसान है, ठंडे एसी के अंदर मैंने कह दिया भाई वाह क्या वाह 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 क्या बात की, लेकिन भाई इसके अलावा चारा नहीं है आपके पास। बिल्कुल ठीक है। आप कुड़ते रहें, ठीक है, आप परेशान रहें। एक हल ये है कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव वाला जो फर्क है ना वो ये है, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ तनकीद नहीं करते, हल देते हैं। रिएक्टिव लोग सिर्फ तनकीद करते हैं, रिएक्टिव लोग इल्जाम लगाते हैं तेरी वजह से हुआ, सिस्टम ऐसा सड़क। प्रोएक्टिव क्या कहते हैं, यार ये सब मसले हैं लेकिन मैं भी तो इसके अंदर ये नहीं कर रहा कि मैं भी यही कर रहा हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बस में क्या है। हर एक के बस में डिफरेंट चीज है। हर एक से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सोशल मीडिया के ऊपर आके चैंपियन बनेगा। भाई बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे ऊपर जीरो हैं, लेकिन मोहल्ले के अंदर उनकी क्या वर्थ है, क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे यार। कहीं पर उनकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, लेकिन वो कहते हैं नहीं मोहल्ले का मसला मेरा मसला, सड़क खराब मेरा मसला, बिजली का कहीं सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या है,
उनको अल्लाह ताला ने जो स्किल दी थी वो उसके ऊपर कर रहे हैं। कोई बोल अच्छा सकता है, कोई लिख अच्छा सकता है, कोई सोच अच्छा सकता है, कोई कन्विंस कर सकता है किसी को, कोई साथ टीम बना के मसले को हल कर सकता है, कोई कह सकता है कि यार बिजली का मसला है लेकिन बहुत मसला है, बड़ा इतना ऐसा मसला हो गया, ये हो गया, हो गया, लेकिन उस मसले को हल करने के लिए जो आगे बढ़ेगा वो प्रोएक्टिव आदमी होगा, बाकी सब रिएक्टिव आदमी होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो प्रोएक्टिव बने। और सिर्फ सोशल मीडिया ने किसी भी दायरे की बात हो रही है, ठीक है, उसमें प्रोएक्टिव बनने, देखें पूरी डार्कनेस होती है तो उसके अंदर कोई एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, ओपनिंग होती है जिससे रोशनी आ सकती है। थोड़ी सी ओपनिंग कतरा कतरा करके खुलती है और फिर वो पूरे अंधेरे के साथ थोड़ी सी रोशनी लाती है। स्टेप्स होते हैं भाई। आपके ये बताएं ना कि पाकिस्तान की तो क्रिएशन ही इस तरह हुई थी, क्या हुआ था? मायूसी थी हर वक्त, हर तरफ। बिल्कुल ऐसे है, गुलामी की जंजीरों में। आप क्या थे? कोई थी आपकी कोई वक़्त नहीं थी, अंग्रेज थे यहाँ के ऊपर, क्या हुआ? बैठे रहते यार, मायूसी है। दूसरी चीज ये देखें, जो हम कहते हैं ना यार ये मसला, वो सारे मसले शदीद मसले, लेकिन जरा उस दौर से कंपेयर करें जब आपके असलाफ ने ये काम किया है। उनके पास कम मसले थे, इससे ज्यादा मसले थे। छोटी सी अगर आप मुझे 1-1.5 मिनट की गुंजाइश दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की दीवार के साथ टेक लगाए बैठे हैं। मक्के का वो दौर है जब जुल्म हो रहा है। एक सहाबी है हजरत खब्बाब बिन अलअरत, जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। जुल्म भी हल्का नहीं हो रहा, आग के ऊपर लिटाया जा रहा है, चर्बी पिघल रही है तो वो आग के अंगारे खत्म कर रही है। कहना बड़ा आसान है, सोचें जरा। उस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खब्बाब को देख के कहते हैं, खब्बाब जी क्या हुआ, खैरियत? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खब्बाब कहते हैं कि आप अब जुल्म की बहुत इंतहा हो गई, आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, मसला हल हो जाता, पता था उनको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनएक्सपेक्टेड जवाब देते हैं, कहते हैं खब्बाब, और हदीसी किताब के चेहरा सुर्ख हो जाता है। कहते हैं खब्बाब, तुमसे पहले जो लोग ये काम करते थे ना, दीन के ऊपर कायम रहने का, दीन को कायम करने का, पॉजिटिव काम, मायूसियों के अंदर उम्मीद का पैगाम, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके, ये सारे काम जो पहले करते थे ना लोग, उनको उनको 2 टुकड़े कर दिए जाते थे आरे से, जमीन के अंदर गड़ा खोदा जाता था, उनको उसमें डाल दिया जाता था, लोहे की कंगियों से गोश्त चीर लिया जाता था, लेकिन वो अपने काम से हटते नहीं थे। मायूसी नहीं थी उनके अंदर। आप कहेंगे ये क्या बात है यार, ये तो बड़ा मायूस कुन जवाब दे दिया, और ये तो बड़ी कोई। अगला जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला जुमला ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खब्बाब, एक वक्त आएगा कि एक औरत सना से हज़र मौत तक, 2 पॉइंट्स हैं बहुत लंबे, एक औरत सफर करेगी सिर्फ जानवर या भेड़िया, इसके अलावा उसको किसी इंसान का खौफ नहीं होगा, लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो। ये कब होगा? जब तुम्हारा ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा। और वो देखा तारीख में होते हुए, कितनी मायूसी की कैफियत है ना, आग के अंदर लेटे हुए कुछ भी नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे में फंदा लगा दिया और कोई छुड़वाने वाला नहीं है। क्या मायूसी है, कितने, इससे तो बेहतर ही हालात है हमारे। हाँ, बहुत बेहतर। तो भाई पॉजिटिविटी हमें पहले का बताना चाहिए कि यार पहले क्या, इसी कराची के अंदर रोजाना 50 लोग मरते थे ना, ऐसे ही होता था। बिल्कुल ऐसा ही। इसी कराची के अंदर कितनी कत्लो गारत गरी शिया सुन्नी की हुई है। तो उससे तो बेहतर हो गया ना अब थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा आइडियल कंडीशन दूध और मसले बढ़ गए, कुछ और हो गए, लेकिन भाई ये तो आप हालात को उस वक्त मायूस होकर बैठ जाते तो अभी भी मायूस हो जाते। उस वक्त आप कुछ नहीं हो सकता यार। तो जो वो करते थे उनको आपने खत्म होते हुए देखा इस शहर के अंदर, तो आगे भी होगा। इसको मायूसी के ऊपर अपने ओढ़ने के बजाय बेबी स्टेप्स लें, दुआ करें, काम करें, अल्लाह ताला करेगा। आज नहीं उसका रिजल्ट निकलेगा, आगे रिजल्ट निकलेगा, मसला नहीं है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, असद इजाज हमारे साथ मौजूद थे और यही उनका पैगाम है कि रिएक्टिव होने के बजाय हमारी यूथ को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और जब आप प्रोएक्टिव होंगे और अपने जो हिस्से का काम है वो करेंगे तो माशरा और ये सोसाइटी है, ये हमारा मुल्क खुद ब खुद जो है वो तरक्की की राह पे, और जितनी मायूसी है वो सारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। बसीर हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।